बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पार्टिसिपेंट, वेलकम टू एवरीडे साइंस ग्रुप। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि इंसान के निज़ाम के बारे में है। यानी खुराक जो हम खा रहे हैं वो किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होती है। इसमें हमने जो स्ट्रक्चर स्टडी करनी है सिस्टम के अंदर, उसमें पहले नंबर पर आ रही है माउथ, मुंह, जिसे हम नाम देते हैं। इसको हम ओरल कैविटी का नाम भी देते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है फेरिंक्स। तीसरे नंबर पे आ जाता है एसोफेगस। चौथे नंबर पे आ जाता है स्टोमक। पांचवें पे स्मॉल इंटेस्टाइन। और सबसे एंड पे आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि डायग्राम में ये आपको यहाँ शो की। अब माउथ से हम स्टार्ट करते हैं। माउथ के अंदर तीन पार्ट हैं जो कि डाइजेशन के अमल को स्टार्ट करते हैं। उसमें पहले नंबर आ जाता है टंग या जुबान। दूसरा है टीथ। तीसरा आ जाता है सलेवरी ग्लैंड्स। जुबान जो है ये खुराक को चखने का काम करती है। ये महसूस करती है कि खुराक का टेस्ट ठीक है, ये बिटर है, साल्टी है, या कोई और टेस्ट है। अगर स्वीट टेस्ट है तो पता चल जाता है। तो ये जुबान से हमें खुराक के जायके का अंदाजा होता है। इसके बाद जो टीथ हैं ये क्या करते हैं, खुराक को छोटे छोटे अज्जा के अंदर तकसीम कर देते हैं। तो इस तरह से दांतों से और जुबान की मदद से हम खुराक की नौयत का अंदाजा कर सकते हैं कि खुराक के अंदर डाइजेशन होने की सलाहियत है या नहीं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड यानी लुआब दहन पैदा करने वाले गुदूद। सलेवरी ग्लैंड जो वो तीन तरह के होते हैं: पैरोटिड ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है ये कान के करीब जो है मौजूद होते हैं। ये आपको यहाँ पे दिखाया गया, ये पैरोटिड ग्लैंड। सब लिंगुअल जो जुबान के नीचे हैं वो ये वाले हैं, जिसको हम सब लिंगुअल ग्लैंड का नाम देते हैं। और इससे पीछे बैक की तरफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये तीन तरह के ग्लैंड जो है वो सलाइवा पैदा करते हैं, लुआब दहन पैदा करते हैं, जो कि खुराक की केमिकल डाइजेशन करते हैं। यानी फिजिकल डाइजेशन में जो है वो टीथ जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। अब टीथ जो है वो आम इंसान के अंदर 32 होते हैं। कितने होते हैं? एडल्ट इंसान के अंदर 32 होते हैं। लेकिन जो चाइल्ड है या बेबी है उसके अंदर इनकी तादाद कितनी होती है? 22 होती है। 22 दांत जो है वो चाइल्ड के अंदर होते हैं, और 32 जो है ये एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर पाए जाते हैं। ये तो फिजिकल डाइजेशन करते हैं। अब केमिकल डाइजेशन सलाइवा कर रहे हैं। तो सलाइवा कैसे डाइजेशन करेगा? जो खुराक छोटे छोटे अज्जा में तकसीम हो चुकी है उसको वो नरम करने का काम करेगा। और नरम करने के लिए वाटर और म्यूकस अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये जो खुराक को नरम करने का अमल है इसको हम कहते हैं लुब्रिकेशन ऑफ फूड। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक ऑयल मशीनरी के अंदर डालते हैं तो वो मशीनरी बड़ी तेजी से काम करना शुरू कर देती है। इस तरह से जब खुराक की लुब्रिकेशन होती है तो वो बड़ी तेजी से डाइजेस्ट के अमल से गुजरती है। इसके बाद इसके अंदर एक और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि खुराक की पीएच को 8 तक लेकर जाता है, यानी अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। और इस अल्कलाइन मीडियम के अंदर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन का अमल शुरू होता है। और उसमें सबसे पहले जो एंजाइम आता है वो एमाइलेज एंजाइम है। ये क्या करता है? ये स्टार्च या ग्लाइकोजन, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। स्टार्च जो है ये प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। मिसाल के तौर पोटैटो है, इसके अंदर स्टार्च पाई जाती है। इसी तरह से ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल के अंदर पाई जाती है। तो ये दो तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि डाइजेशन के अमल से गुजरते हैं और माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह हमारे माउथ के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उनकी डाइजेशन का अमल शुरू हो जाता है। माउथ के बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है फेरिंक्स या हलक। हलक के अंदर दो नालियां खुलती हैं। सबसे पहले सांस की नाली आती है, इसके बाद खुराक की नाली आती है। तो सांस की नाली जो है वो बंद हो जाती है जब हम खाना खा रहे होते हैं। उसको हम कहते हैं एपिग्लॉटस। ये ग्लॉटस को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से खुराक पीछे खुराक की नाली में आ जाती है, जिसको हम एसोफेगस का नाम देते हैं। ओसोफेगस के अंदर खुराक जो है वो एक वेव लाइक पैटर्न के अंदर मूव करती है। इसको हम नाम देते हैं पेरिस्टालसिस। ये आप देख रहे हैं एसोफेगस। अगर आप देखें जो खुराक हमने नवाले की सूरत में खाई है वो अब आगे की तरफ मूव करती जा रही है। जब ये मूव करती जाएगी तो उस दौरान एसोफेगस के अंदर एक वेव लाइक पैटर्न बनेगा। इस वेव लाइक पैटर्न को जो कि इस तरीके से मूव कर रहा है इसको हम नाम देते हैं पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस जो है इसकी वजह से खुराक यकदम स्टोमक के अंदर नहीं गिरती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड स्टेडली जो है वो
मूव करती हुई स्टमक तक जाती है। अब ये खुराक जो है वो स्टमक से स्मॉल एसोफेगस से स्टमक के अंदर जब पहुंचती है तो वहां पे मजीद इसकी डाइजेशन होती है। जिस तरह माउथ के अंदर केमिकल और फिजिकल डाइजेशन दोनों होती हैं, इस तरह स्टमक के अंदर भी पहले फिजिकल डाइजेशन होती है, इसके बाद खुराक की केमिकल डाइजेशन होती है। स्टमक के अंदर खास किस्म के मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से खुराक मजीद छोटे अज्जा में तकसीम हो जाती है। और इसको नरम करने के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूस पैदा करते हैं, जिसमें म्यूकस जो है अपना रोल प्ले करता है। और इस खुराक को एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है HCl। HCl की वजह से खुराक एसिडिफाइड हो जाती है और इसकी pH 2 से 3 तक पहुंच जाती है। अब pH क्या है, ये समझ लें कि एसिडिटी और बेसिसिटी का एक पैमाना है। मिसाल के तौर पर अगर pH 7 से अबव होगी तो वो अल्कलाइन मीडियम होगा, 7 से बिलो होगी तो वो एसिडिक होगा, अगर 7 होगी तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। आम जिंदगी में आप एग्जांपल ले सकते हैं वाटर। वाटर जो है उसकी आमतौर पर pH 7 होती है। जब आप लीमो को इसके अंदर निचोड़ेंगे तो इसकी pH जो है वो 7 से बिलो चली जाएगी, यानी 3 या 4 तक चली जाएगी। लेकिन जब कोई सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडा डालते हैं तो उससे इसकी pH जो है वो 7 से अबव जा सकती है, 6.7 या 8 तक पहुंच जाती है। 7 से अबव यानी 8, 7.6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। तो 7 से अबव हो जाए तो वो अल्कलाइन मीडियम को शो करती है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि HCl फूड को एसिडिफाई कर देता है, जिस वजह से खुराक जो है वो तुर्श हो जाती है। आपने देखा होगा कई दफा मतली होती है तो खुराक ऊपर की तरफ आ जाती है। आमतौर पे खुराक की मूवमेंट नीचे होती है, लेकिन जब वॉमिटिंग होती है या दिल खराब होता है तो ये खुराक हमारे हलक की तरफ आती है। ये एंटी पेरिस्टालसिस है। ये पेरिस्टालसिस का क्या है, उल्ट है। इसको हम कहेंगे एंटी। एंटी मीन अगेंस्ट, अगेंस्ट पेरिस्टालसिस। तो ये रिवर्स अमल होता है और जब मुंह में आती है खुराक तो हमें जो है ना खट्टा जायका महसूस होता है, तुर्श जायका महसूस होता है। और वो किस वजह से होता है, HCl की वजह से। इसके बाद एक और मेन कॉन्स्टिट्यूट है पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये क्या करता है, ये पहले इनएक्टिव स्टेट के अंदर होता है फिर एक्टिव स्टेट के अंदर आता है। इसकी इनएक्टिव फॉर्म को हम पेप्सिनोजन कहते हैं और एक्टिव फॉर्म को हम पेप्सिन कहते हैं। ये पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। वो आप कह सकते हैं कि प्रोटीन के डाइजेशन स्टोमक से शुरू हो रही है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कहाँ से हो रही है, माउथ से, और जो प्रोटीन है उसकी डाइजेशन स्टोमक से हो रही है। और ये भी आप याद रखें कि ये डाइजेशन कंप्लीट नहीं होती। माउथ के अंदर माउथ के अंदर अगर हम देखें स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसका काफी हिस्सा तो हो सकता है माल्टोज में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन कुछ हिस्सा रह जाता है। वो हिस्सा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है। इसी तरीके से जो प्रोटीन्स हैं उनकी कुछ हिस्से की डाइजेशन जो है वो पेप्सिन कर देता है स्टोमक के अंदर, और बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पैदा कर रहे हैं वो खुराक की केमिकल डाइजेशन कर रहे हैं। सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से पैदा हो रहा है और सलाइवरी जूस गैस्ट्रिक जूस जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से पैदा हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आ जाता है जो ऑर्गन वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाया जाने वाला सबसे लंबा जो ऑर्गन है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर आप लेंथ देखें तो ये 7 मीटर तक पहुंचती है, जो कि 22 फीट के इक्वल है। अब ये जो 7 मीटर लेंथ वाली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा है ड्यूडिनम, जिसकी लेंथ 20 to 25 सेंटीमीटर है। दूसरा जेजुनम है जिसकी लेंथ 2.5 मीटर है। और थर्ड जो है वो इलियम है जिसकी लेंथ 3.5 मीटर है। जब से तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलियम जो है वो सबसे लेंथी पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जबकि जेजुनम जो है ये 2/5 पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये इसकी लेंथ है। अगर आप देखें डायग्राम के अंदर ये आपके सामने स्टमक है और स्टमक के बाद ये ड्यूटेनम वाला हिस्सा है और जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर मौजूद है, और नीचे वाला हिस्सा जो है ये वाला ये जेजुनम है और आखिरी हिस्सा इलियम है। ये इलियम जो है ये एंटर होती है किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि इलियम इज द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द
लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये इसकी मुख्तलिफ पोर्शन की लेंथ थी। अब इसके अंदर होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो चीज़ें हो रही है, एक डाइजेशन हो रही है और दूसरी खुराक की एब्जॉर्प्शन का अमल भी हो रहा है। अब इसके डाइजेशन के अंदर एक तो बड़े ग्लैंड हैं, लिवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर, और दूसरा है पैंक्रियाज, ये अपना रोल प्ले करते हैं। और इसके साथ साथ इंटेस्टाइन की वार से इंटेस्टाइनल जूस जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि इसकी मजीद डाइजेशन करता है। अब लिवर जो है ये क्या करता है, लिवर के अंदर से जो सिक्रीशन रिलीज होती है उसे हम कहते हैं बाइल। लिवर का काम बाइल को सिक्रीट करना है, जबकि गाल ब्लैडर का काम बाइल को स्टोर करने का है। तो अगर आप देखें, ये आपके सामने लिवर की डायग्राम एनलार्ज करके शो की है, ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है। लिवर जो है इसका काम बाइल को प्रोड्यूस करना है और गाल ब्लैडर का काम इसको स्टोर करना है, और स्टोर करने के बाद इसको बाइल डक्ट, एक नाली आ रही है उसके अंदर डाल देते हैं। ये बाइल डक्ट होती हुई पीछे आके एक नाली के अंदर एंटर होती है जिसको हम हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। यही वो नाली है जिसके अंदर पैंक्रियाज से निकलने वाली नाली पैंक्रियाटिक डक्ट भी एंटर हो रही है। तो गोया हम कह सकते हैं कि दो नालियां मिलकर एक नाली बना रही हैं। दो कौन सी नालियां हैं, एक बाइल डक्ट है, दूसरी है पैंक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों मिलती हैं तो हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनती है, जो कि डायरेक्टली ड्यूडेनम के अंदर एंटर होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाइल सिक्रीशन और पैंक्रियाटिक जूस दोनों सेम पॉइंट से या सेम डक्ट के जरिए एंटर हो रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट इनका अलग है लेकिन एंडिंग पॉइंट जो है वो इनका सेम है। अब बाइल्स जो है ये क्या है, बाइल भी एक सिक्रीशन है जो कि इसके अंदर कोई जो है एंजाइम मौजूद नहीं होता है। बाकी जितनी सिक्रीशन है, चाहे वो सलाइवा है, चाहे वो गैस्ट्रिक जूस है, चाहे वो पैंक्रियाटिक जूस है, इसके अंदर जो है वो एंजाइम मौजूद होते हैं। इवन इंटेस्टाइनल जूस जो है उसके अंदर भी एंजाइम मौजूद होते हैं। लेकिन बाइल जो है ये वाइल्ड सिक्रीशन है जो ग्लैंड से पैदा होती है, लेकिन इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है। अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि बाइल जो है इसके अंदर एंजाइम तो है नहीं, तो ये डाइजेशन कैसे करता है। बाइल सिंपली जो फैट्स के बड़े जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है, बड़े ड्रॉपलेट को छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बिल्कुल ऐसे ही आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम ऑयल को थोड़ा सा वाटर के अंदर डिजोल्व करें तो वो क्या होता है, वो एक वाइट सा इमल्शन सा बन जाता है। तो इसी तरीके से जो बाइल है, जब इस एंटर होते ये डिजोल्व करता है फैट्स को, तो ये एक इमल्शन सा बना लेता है। इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। इसके स्पेलिंग EMUL, इमल, SIFICATION, इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन की वजह से पार्शियल डाइजेशन ऑफ फैट्स होती है, यानी फैट्स का आधा हिस्सा डाइजेस्ट हो जाता है, यानी आधे डाइजेस्ट हो जाते हैं, बाकी इसकी कंप्लीट डाइजेशन जो है वो एंजाइम करते हैं। और वो एंजाइम कौन से हैं, जो पैंक्रियाज के अंदर या इंटेस्टाइनल जूस में मौजूद होते हैं। अब अगर इसमें देखें तो पैंक्रियाज के अंदर तीन तरह के एंजाइम होते हैं जो कि खुराक के तीन मेन प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। सबसे पहले एमाइलेज है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है और इसको हम एमाइलोप्सिन भी कहते हैं। ये स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। लाइपेज लिपिड की डाइजेशन करता है, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन जो है ये पहले इनएक्टिव स्टेट के अंदर होता है, उस वक्त इसका नाम ट्रिप्सिनोजेन होता है, और जब एक्टिव स्टेट के अंदर आता है तो इसका नाम ट्रिप्सिन होता है। और ये प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन के अंदर। तो इस तरह से खुराक के तीनों जो मेन कंपोनेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये डाइजेस्ट हो जाते हैं। और मजीद अगर कुछ रह गए तो इंटेस्टाइनल जूस उसको डाइजेस्ट कर देता है, जिसमें पेप्टिडेज एंजाइम प्रोटीन को, रिप्सन एंजाइम अमाइन इसको ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फर्क ये है कि पेप्टिडेज जो है वो पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है और एरिप्सन जो है वो उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो गोया कि ये दोनों एंजाइम प्रोटीन की डाइजेशन को कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद लाइपेज एंजाइम लिपिड को डाइजेस्ट करता है। माल्टोज जो है वो माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और लैक्टोज एंजाइम जो कि बच्चों के अंदर होता है आमतौर पे, ये क्या करता है, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को, जो मिल्क की प्रोटीन है, मिल्क की कार्बोहाइड्रेट है, उसको ग्लूकोज और लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है।
इस तरह से कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है वो लैक्टोज और माल्टोज की वजह से कंप्लीट हो जाती है। ये तो था इसका डाइजेशन का प्रोसेस। इसके बाद जाता है इसकी अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। अब इसमें अगर आप देखें, लार्ज इंटेस्टाइन वो पोर्शन जहाँ पे खुराक की अब्जॉर्प्शन का अमल होता है, लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन भी कहते हैं, और इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम एल्वोलाई का नाम देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसकी लेंथ जो है वो 1.5 मीटर या फिर 5 फीट तक होती है, और इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम जो है ये एक ब्लाइंड एंडिंग है, ये आप देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ये ब्लाइंड एंडिंग जो है इसको हम सीकम का नाम देते हैं, जिसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन छोटा सा नजर आ रहा है जिसको हम अपेंडिक्स का नाम दे रहे हैं। इसके बाद ये ऊपर हिस्सा जा रहा है, ये असेंडिंग कोलोन है, ये कोलोन का पहला हिस्सा है। इसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन है, फिर डिसेंडिंग कोलोन, ये 3 कोलोन के हिस्से आ रहे हैं, और इसके बाद आखिरी हिस्सा आ जाता है रेक्टम। ये रेक्टम है, कोलोन है और सीकम, ये 3 वो हिस्से हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के मेन पार्ट्स हैं। इसमें कोलोन सबसे लंबा हिस्सा है, और कोलोन को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, असेंडिंग जो ऊपर की तरफ जा रहा हो, ट्रांसफर्स जो लेफ्ट टू राइट की तरफ आ रहा हो, और जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो क्या है, डिसेंडिंग कोलोन। अब ये कोलोन के अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। अगर आप देखें ये आपको कोलोन नजर आ रही है, इसमें आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं विलाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने पढ़े थे एल्वोलाई, और यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं विलाई, ये आपने याद रखना। कई दफा वो ऑप्शन के अंदर भी दे देते हैं एल्वोलाई, विलाई और एनी अदर और स्ट्रक्चर विच आर फिंगर लाइक प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, उसमें वो अपेंडिक्स भी दे सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि विलाई है, सिंगल विलोस है, और प्लूरल क्या है, विलाई है। तो ये एक विलस को अगर हम देखें तो इसमें बाहर की तरफ ये एपिथेलियल लेयर होगी, सेंटर में जो है ये लैक्टील होती है जिसमें फैट्स एब्जॉर्ब होते हैं, इसके गिर्द कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। अब क्या होता है, जो खुराक हमने खाई है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की फॉर्म में, वो सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद ब्लड कैपिलरी के अंदर एंटर होती है, जबकि जो फैट्स हमने लिए हैं वो लैक्टील के अंदर जाते हैं। इस तरह से खुराक की एब्जॉर्प्शन का अमल जो है वो विलाई के जरिए होता है। जब ब्लड के अंदर या लैक्टील के अंदर ये कंपोनेंट पहुंच जाते हैं, वहां से ये टिश्यू में जाते हैं, टिश्यू का हिस्सा बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। और जो प्रोडक्ट रह गए, अब आप देखें कि जो वाटर और मिनरल्स हैं उनकी जो एब्जॉर्प्शन का अमल है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मोस्टली होता है, ठीक है। और जो बाकी फूड है वो उसका कुछ हिस्सा लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी हिस्सा जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इस तरह से ये जो खुराक की जो 3-4 स्टेजेस हैं, पहली आ जाती है इंजेस्शन, जिसमें खुराक को हम माउथ के अंदर एंटर करते हैं। तो ये आप याद रखें कि इसके स्टेजेस हैं कुछ खुराक की डाइजेशन के अंदर, जिसमें पहला आ जाता है इनजेस्शन। इनजेस्शन का मतलब खुराक का एंटर होना। दूसरा आ जाता है डाइजेस्शन, जो कि खुराक मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर होती है डाइजेस्ट, माउथ के अंदर, स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। तीसरा आ जाता है एसिमिलेशन, ASSIMILATION, यानी खुराक का जुज़्वे बदन बनना, टिश्यू का हिस्सा बनना। और आखिर में आ जाता है ईजेस्शन। ईजेस्शन का मतलब है बॉडी से बाहर निकालना। ये आप जो रेक्टम के बाद एनस वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ से जो बेकार मादे हैं जो कि हजम नहीं हुए हैं वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं, इसको कहते हैं ईजेस्शन। यहाँ ईजेस्शन का प्रोसेस होता है। तो इस तरह से हमारे खुराक की जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अब इसमें जो चीजें याद रखने वाली हैं इस टॉपिक के अंदर वो कौन कौन सी हैं, वो मैं आपको समराइज कर देता हूँ। एक तो इसमें आपको पता होना चाहिए मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं, फिर आपको पता होना चाहिए इसके अंदर मेन ग्लैंड कौन से, ग्लैंड के नाम पता होना चाहिए, सलेवरी ग्लैंड, लिवर, इसके बाद आ जाता है पैंक्रियाज। ये 3 मेन ग्लैंड है जो इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और सबसे बड़ा ग्लैंड जो है इसमें क्या है, लिवर है। इसके बाद आपको पता चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, ड्यूडेनम की कितनी है, जेजुनम कितनी है, इलियम की कितनी है, और इसके बाद आपको जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ का पता होना चाहिए।
इसके बाद आपको पता चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो फूड के कॉम्प्लेक्स हैं और कौन से सिंपल। मिसाल के तौर पर स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये कॉम्प्लेक्स फार्म है। उससे सिंपल फार्म माल्टोज है। और सबसे सिंपल फार्म क्या है? ग्लूकोज। यानी माल्टोज बाद में जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो ये कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फार्म है। इसके बाद इसकी डाइजेशन नहीं होगी। इसी तरह से प्रोटीन्स हैं, ये पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट होने के बाद अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। अमाइनो एसिड क्या है? ये सिंपलेस्ट प्रोडक्ट है डाइजेशन की। इसी तरह से जो फैट्स हैं, ये फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो क्या है? इसके सिंपलेस्ट प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। एमसीक्यू में पहले नंबर आ जाता है, बाइल जूस इज फॉर्म्ड इन लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, बोथ एंड भी। अब जहन में सवाल पैदा होता है कि भाई लिवर और गॉल ब्लैडर दोनों का ताल्लुक बाइल जूस से, पैंक्रियाज का तो हो नहीं सकता। ये इनकरेक्ट है। तो अब हमने देखना है कि बाइल जूस के हवाले से दोनों ठीक तो नहीं है। उसने कहा है बाइल जूस इज फॉर्म, बनने का अमल। बनने का अमल जहरी बात है लिवर में होता है। गॉल ब्लैडर में बाइल बनता नहीं है बल्कि स्टोर होता है। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। दूसरा आ जाता है इन बकल कैविटी। बकल कैविटी असल में माउथ का नाम है। बकल कैविटी किसको कहते हैं? माउथ को हम बकल कैविटी का नाम देते हैं, ये आप याद रखें। तो इन माउथ और बकल कैविटी ह्यूमन बीइंग डाइजेशन ऑफ डैश इज स्टार्टेड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और नॉन ऑफ दीज। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है इसमें, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तीसरा आ जाता है सलाइवा। सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट्स और स्टार्च और फाइबर। स्टार्च की डाइजेशन होती है इसमें। तो स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस सिक्रेटेड बाय द स्टोमक? म्यूकस का क्या रोल है? ये स्टोमक की लाइनिंग को यानी इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, फैट को डाइजेस्ट करता है। नहीं। फिर टू किल द जर्म्स ऑफ फूड, ये भी नहीं है। टू डाइजेस्ट द प्रोटीन, ये भी नहीं। तो इसका मतलब है कि पहले वाला ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि जब खुराक एसिडिफाइड हो जाती है तो वो स्टोमक की वाल से लगकर उसको इन्फेक्शन पहुंचा सकती है। उससे बचने के लिए स्टोमक के अंदर एक लेयर बन जाती है म्यूकस की, वो उसको एसिड के नुकसानदेह असरात से बचाती है। तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। पांचवा, विच इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी? अभी मैंने आपको बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये क्या है? लॉन्गेस्ट ऑर्गन है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है इन द ह्यूमन बॉडी। ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस विद। प्रोटीन बिगिन यानी प्रोटीन के डाइजेशन का अमल कहाँ शुरू होता है? तो वो जहरी बात है स्टमक के अंदर होता है। तो इसलिए इसमें लास्ट डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। छठा पॉइंट है इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड? इंसुलिन कौन पैदा करता है? पैंक्रियास। ये ग्लैंड वाले टॉपिक में आपने पढ़ा है कि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम कर रहे हैं। यहाँ हम डाइजेशन के वाले से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन जो पैंक्रियाज जो है ये इंसुलिन पैदा करके एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टिपिकल एडल्ट ह्यूमन स्टोमक सीक्रेट डैश ऑफ गैस्ट्रिक जूस। मैदे के अंदर कितना गैस्ट्रिक जूस जो है वो पैदा होता है? ये 2.5 टू 3.5 लीटर। क्योंकि उसमें मैंने इंफॉर्मेशन मैंने दिया, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये पेपर में आ चुके हैं। इसके बाद पीएच ऑफ माउथ इज, माउथ की पीएच 8 तक होती है यानी 7 से अबव होती है। तो 7.6 जो करेक्ट ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट अकर बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज और एसोफेगस। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है। इस वजह से फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन माउथ, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है।
तो सी वाला ऑप्शन जो है इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, खुराक को अंदर ले जाने का अमल इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेस्शन। खुराक अंदर ले जाने में क्या कहलाता है, इंजेस्शन। डाइजेशन होता है खुराक की ब्रेकेज का अमल। एसिमिलेशन में खुराक जो फूड जो है इट बिकम पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसम का हिस्सा बन जाती है। और इंजेस्शन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आफ्टर डाइजेशन इज कॉल्ड इंजेस्शन। इसके बाद जाता है द पार्ट ऑफ द दैट कनेक्ट्स माउथ टू स्टमक, माउथ को स्टमक के साथ जो नाली जोड़ती है वो है एसोफेगस। इसके बाद लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज 7 मीटर, डी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। पेंक्रियाज हैज डैश एंजाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन किससे होती है, ट्रिप्सन एंजाइम के। ये जो पेप्सन और पेप्टिडेज एंजाइम है ये हमारे स्टोमक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जबकि जो हमारी पेंक्रियाज है उसमें ट्रिप्सन एंजाइम जो है प्रोटीन की डाइजेशन करता है। तो पार्टियां ये थे आज के एमसीक्यूज और उनका सोल्यूशन। तो इसको तैयार करने के लिए आप डायग्राम को फोकस करें, उसको ड्रा करें, लेबल करें, और उससे रिलेटेड मजीद जो एमसीक्यूज हैं वो आप खुद बनाएं, तो आप इसको इजीली तैयार कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।